अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 डिफरेंट माइंडसेट्स की जो कि आपके हो सकते हैं अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे या किसी भी स्टॉक मार्केट में दुनिया की काम कर रहे हैं तो उस वक्त इसमें पहला और दूसरा जो है उसकी तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन तीसरा आपने मुश्किल ही है सुना होगा। स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं उनमें वो तीसरी चीज़ जो है वो कम ही प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन उसको सही तरह से अगर प्रैक्टिस किया जाए तो वो एक सबसे बेस्ट वेल्थ बिल्डिंग टूल हो सकता है। तीसरा मैं क्यों कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप ये मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा देर तक देखें या तीसरे तक रुकें। उसकी वजह ये है कि आज की वीडियो का टॉपिक ही उस तीसरे माइंडसेट के बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए आपको पहला और दूसरा थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफली बताना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत कम टाइम फर्स्ट और सेकेंड पे लगे, लेकिन थर्ड तक आपको लेके जाऊँ। तो इसमें सबसे पहला जो माइंडसेट होता है जिससे आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में आप हैं या बाहर की किसी स्टॉक एक्सचेंज में या अपने जो जिस भी मुल्क में आप बैठे हुए हैं उधर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो होता है वो ट्रेडर का माइंडसेट होता है। ट्रेडिंग अब आपको जैसे पता है कि छोटे छोटे ट्रेड्स करके स्कैल्पिंग ट्रेडर्स भी होते हैं, डेली ट्रेडर्स भी होते हैं, फिर उसके बाद स्विंग ट्रेडर्स भी होते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडर्स जो कि छोटे छोटे ट्रेड्स करके दिन में कई दफ़ा अपनी बाइंग और सेलिंग से पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो दिन में एक दो ट्रेड्स उनकी अच्छी हो जाए, उनकी ये कोशिश होती है। और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो आज मसलन परचेज़ किया तो एक हफ़्ते बाद शायद वो बेच के या इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेडिंग में जैसा कि आपको पता होगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका बड़ा रोल होता है। कैंडल चार्ट्स को और पैटर्न्स को देखना पड़ता है, फिर उसमें आपको पैटर्न्स के मुताबिक करेक्ट जगह पे आपने परचेज़ किया, फिर उसको करेक्ट जगह पे सेल किया, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फिर उसमें अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो यानी कि आपकी चार्ट के लिहाज से सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी का ऐलान हो गया या कुछ हो गया किसी सेक्टर या कंपनी के बारे में, तो वो फिर उस पे वो अचानक से डायरेक्शन ज़ाहिर है चेंज हो सकती है उस स्टॉक की। बेसिकली वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये मतलब फुल टाइम जॉब है, इस पे आपको नज़र रखनी पड़ती है। फिर इसके अलावा स्पेशली डे ट्रेड्स और स्विंग ट्रेड्स वगैरह के लिए आपको पूरा दिन बैठना पड़ेगा स्क्रीन के सामने। वो प्रोफेशनल्स भी मसलन कोई आईटी प्रोफेशनल है या किसी कोई और फील्ड का बंदा है जो कि अपनी फील्ड में काम कर रहा है और जस्ट साथ स्टॉक एक्सचेंज से भी फ़ायदा उठाना चाहता है, तो वो उसके लिए तो वो नहीं है ट्रेडिंग। इसमें वैसे भी ग्लोबल जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक भी जो सिर्फ 10% से कम लोग जो हैं ओवरऑल ट्रेडिंग में कुछ पैसे बना सकते हैं, वरना 90% लोग इसमें लॉस ही करते हैं। वो भी इस तरह के अगर आपके 2 ट्रेड्स अच्छे चले गए आपने का बड़ा प्रॉफिट बना लिया, तीसरे में आप ऐसे फंसेंगे वो आपका सारा कैपिटल ही आप फंस जाएगा वहाँ पे। यानी कि एक जगह पे आपने परचेज़ किया और आपकी प्रेडिक्शन से दूसरी तरफ मार्केट चली गई और वो जाके नीचे फंस गई, अब आपका कैपिटल ही फंस गया। आप जितनी दफ़ा मर्जी है और कैपिटल डाल भी लें, थोड़ी सी आपने मिस कैलकुलेशन की, फिर आप नीचे जाके किसी और स्टॉक में फंस गए तो फिर यानी कि ओवरऑल फिर नेगेटिव ही होता है उसमें। फिर कभी ये भी हो सकता है कि एक स्टॉक ऊपर थोड़ा सा जाना शुरू हुआ, आपने बेच दिया, तो उसके बाद वो उससे भी ज़्यादा ऊपर जाता रहा, फिर दोबारा आपका क्या उसको परचेज़ करने का दिल करेगा। तो खैर ये हो गया एक ट्रेडर का माइंडसेट। फिर आता है इन्वेस्टर का माइंडसेट। इन्वेस्टर का माइंडसेट जो है वो स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स, जैसे मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टिंग ये मेरा पैशन है। मैं खुद भी वो उसको प्रैक्टिस करता हूँ और उससे फिर जो लर्न करता हूँ फिर वो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। इस तरह मतलब आप चाहे आप आईटी प्रोफेशनल है या किसी और फील्ड से हैं लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से भी साथ साथ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो बेस्ट चीज़ आपके लिए है इन्वेस्टिंग। बल्कि इसका एक थर्ड लेवल भी है, उस तक भी जाते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग में ये है कि आपने रोज़ शेयर परचेज़ और सेल नहीं करने। इसमें आपका जो माइंडसेट है वो होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स और फिर आगे 20-25 साल तक, यानी कि आपने ओवरऑल इसको करना है और इससे जो भी वेल्थ वगैरह क्रिएट करके फिर उसको एंड में आप किसी सेफ एसेट्स में ना, क्योंकि उस टाइम तक काफ़ी टाइम भी गुजर चुका होगा, आप उसको एक सेफ लो रिस्क चीज़ में जो है वो
कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो एफ़र्ट है वो इनिशियल एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा है, फिर डे टू डे एफ़र्ट इसमें कोई भी नहीं है, और ना ही आपने किसी चीज़ की ऊपर नीचे जाती हुई प्राइस को देखना है। इन्वेस्टिंग में ये है कि आपने कुछ अच्छी कंपनीज ढूंढनी है जो कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस उसका बड़ा अच्छा करना है। उसमें फिर आ जाता है कि पिछले 8-10 साल में उस कंपनी ने कोई लॉस तो नहीं किया। पिछले 8-10 साल की जो उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं और एनुअल रिपोर्ट्स हैं या रिजल्ट्स हैं, खासकर उनको देखना है कि उसमें अर्निंग पर शेयर हमेशा पॉजिटिव में ही हो, और किसी एक वक्त अगर कभी नेगेटिव में गया तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन हो कि किसी प्लांट की कोई मेंटेनेंस हो रही थी या क्या ख़ास वजह थी उस साल के उस क्वार्टर में। एक तो ये, दूसरा ये भी देखना है कि जो कंपनी जितना कमा रही है फिर उसमें से अपने शेयर होल्डर के साथ कितना उसमें से करती है शेयर। फिर उसमें दो तरह के स्टॉक्स आ जाते हैं जो कि एक तो साथ साथ सब कुछ शेयर कर देते हैं अपने शेयर होल्डर के साथ, और कुछ ये होते हैं कि रख के उसको री इन्वेस्ट भी करते हैं, और वो री इन्वेस्ट करना भी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह में और कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होना चाहिए कि उसने री इन्वेस्ट किया है, तो उसका आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है या नहीं ईयर टू ईयर। इस तरह से आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, और हर सेक्टर में से 1-2 कंपनीज़ 3 कंपनीज़ करके तो कुछ ऐसी कंपनीज़ ढूंढनी पड़ती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में, जिनको आपको रोज़ रोज़ प्राइस उनकी ना देखनी पड़े। आपको पता हो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, चाहे उसकी प्राइस नीचे जा भी रही है तो वो बैक एंड पे प्रॉफिट इतना बना रही है कि वो मुल्क के हालात की वजह से या ओवरऑल जो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स होते हैं उसकी वजह से अगर उसकी प्राइस नीचे भी जा रही है तो बैक एंड पे वो प्रॉफिट बना रही है, और वो कभी ना कभी प्राइस ऊपर चली जाएगी। जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ इसकी अपनी वीडियोस में फर्टिलाइज़र सेक्टर की। अब फर्टिलाइज़र जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो किसानों की नीड है पाकिस्तान में, और बाहर से बहुत कम इंपोर्ट होता है। बहुत कोई ब्लैक मार्केटिंग मुल्क में शुरू हो जाए तो तब इंपोर्ट होता है। नॉर्मली पाकिस्तान की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इतना ही फर्टिलाइज़र बना पाती हैं, जो कि हर साल में जो ये खादें वगैरह होती हैं यूरिया, डीएपी और डिफरेंट, इसके अलावा वो इतना ही बनता है जितना मतलब हर साल यूज़ हो सकता है। तो उसका प्लांट बनाना भी 200 अरब मिनिमम लगते हैं अगर आपका सही बड़े लेवल पे बनाना है। छोटे मोटे प्लांट्स का तो इतना फ़ायदा भी नहीं होगा। तो उसमें अब पता है आपको कि वो जितना बनना है वो सारा का सारा, एक तो फर्टिलाइज़र बिक भी जाना है। कंपनीज़ का जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 25% तक है, 25, 30, 35 इस तरह उसका चलता है। तो वो एक बहुत अच्छा सेक्टर है जो जिसमें से कुछ कंपनीज़ अगर आप सेलेक्ट कर लें तो आप लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे अगला जो कैटेगरी है उसके लिए भी इसी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर और कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें एक तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं, मसलन सीमेंट सेक्टर में हो सकती हैं, डिफरेंट में हो सकती हैं, और जो जिनकी ओवर द ईयर्स पुरानी हिस्ट्री अगर आप 10-20 साल का डाटा देख लें तो उसमें उसकी प्राइस बढ़ ही रही है आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ ना कुछ डिविडेंड भी शेयर कर रही हैं कंपनीज़। तो उस तरह की कंपनीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो है माइंडसेट, उसमें ये सेकंड माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं। अभी थर्ड वाला जो मेन है वो रहता है। तो इसमें जो इनिशियल एफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन परचेज़ करने के बाद फिर आपने जो डेली प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, मंथली प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, उसको नहीं देखना। बस हमने जब भी हर 3 माह बाद उसके रिज़ल्ट्स आए, एक थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए उन रिज़ल्ट्स को देखना है, और थोड़ी अगर आप साथ रिपोर्ट्स भी आती हैं क्वार्टरली और एनुअल तो उनको भी पढ़ सकें तो वो और अच्छा होगा, उस बिज़नेस को और अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस वाले सेकंड वाले माइंडसेट में इन्वेस्टिंग में आप 2 तरह से अर्न करते हैं। एक तो उसकी जो पे आउट्स वगैरह हैं वो साथ साथ मिल रहे हैं, दूसरा जब आपने अभी से परचेज़ करके रखना शुरू कर दिया ओवर द ईयर्स, ज़ाहिर है ये जब कंपनीज प्रॉफिट ही करती जा रही हैं और कुछ अपना पास भी रख रही हैं और री इन्वेस्ट कर रही हैं, तो शायद 10-15 साल बाद इसकी प्राइसेस काफ़ी कई गुना हो चुकी होंगी। तो तब जब आप सेल करेंगे तो दूसरा जो है ये है, तो इसमें कैपिटल गेन के थ्रू और दूसरा पे आउट्स के थ्रू आप अर्न करते हैं इस सेकंड वाले माइंडसेट में। और इसमें फिर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि मसलन 5-10 साल तो अच्छी चल गई, लेकिन मैनेजमेंट चेंज हो गई, मुल्क की पॉलिसीज़ चेंज हो गई, कोई उनके रॉ मटेरियल का ऊपर नीचे हो गया, तो वो फिर
उनका बाद में वायबल रहता ही नहीं है कि वो इतनी अच्छी चल सके उसके बाद 4-5-6 साल। तो उस वक्त ना फिर आप साथ साथ 4-4-5-5 साल बाद उसको उन कंपनीज़ को स्वैप भी कर सकते हैं, यानी कि आपको एक कंपनी थोड़ी सी बेच दी, फिर उसकी जगह कोई और कंपनी जो है उसके शेयर्स परचेज कर लिए। अच्छा, अब आता है इस वीडियो का मेन टॉपिक, जो तीसरा माइंडसेट है, जो कि ओनर का माइंडसेट है। अब इसमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आप ओनर उस तरह से तो नहीं हो सकते जो कि जिस तरह रियल ओनर जो कंपनी के होते हैं वो साथ ऑपरेशंस भी चला रहे हैं, आप वहाँ तक ना जाएं, लेकिन असल ओनर्स की जो बिहेवियर है ना उसको मिमिक करें। वो क्या हो सकता है, एक तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनका सबसे पहला गोल ये होता है कि वो बिज़नेस को एक तो बढ़ाए जाएं, और उनके उसमें अक्सर ये नहीं होता कि आपने आगे जाके बिज़नेस कहीं सेल कर देना है। तो इसमें आपका होराइज़न जो है वो अनलिमिटेड है, जनरेशनल है, यानी कि इसमें में आपने इस तरह की कंपनीज ढूंढनी है जो कि इतनी स्ट्रांग हो, जो कि आपको एक तो बेचने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म आपने इस कंपनी को रखना है, मसलन 20-30 साल बेच, यानी कि परचेज़ करते हुए आपके जहन में होना ही नहीं चाहिए कि आपने इस कंपनी को जो है इस शेयर को बेचना है। दूसरा, अगर आप शेयर्स कुछ ऐसे परचेज़ कर रहे हैं जिनको आपने बेचना ही नहीं है, तो फिर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि उनसे आप फ़ायदा कैसे उठाएंगे। तो फ़ायदा उठाने के लिए फिर आपने वो वाले शेयर्स परचेज़ करने हैं और उन शेयर्स को इस कैटेगरी में डालना है जो कि अपना कम अज़ कम 50% से लेके, या चले 45% से लेके 100% तक जो प्रॉफिट है ना हर साल आपके साथ शेयर कर देती हैं। यानी कि वो कंपनीज़ पहले से इतनी इस्टेब्लिश्ड हैं कि उनको एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है, या कभी और वो अपना सारा प्रॉफिट आपके साथ शेयर किए जा रही हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 से 8 साल का इस तरह का होना चाहिए कि वो हर 3 माह बाद अपना प्रॉफिट जो है आपके साथ सारा का सारा शेयर कर देती हैं, या आधा शेयर कर सकती है देती है, या 75% शेयर कर देती हैं। और जो प्रॉफिट नहीं शेयर करती उसको किसी ना किसी ग्रोथ वाली चीज़ में, किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी उसमें लगाती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल उनका यही है कि वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उसके साथ अपना सारा का सारा प्रॉफिट शेयर करें। इसमें ना सिर्फ फिर आपको इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा, यानी कि सेक्टर्स ऐसे देखने पड़ेंगे जिसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन उन कंपनीज़ का अच्छा है। अब एक कंपनी है जो कि अपना प्रॉफिट सारा का सारा आपके साथ शेयर कर देती है, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ही 2-3% है, तो फिर यानी कि आपने जो मसलन ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया हुआ है और साल में बस ₹1,000 वो शेयर होता है आपके साथ, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है इस तरह की कंपनीज़ को इतना लॉन्ग टर्म रखने के लिए। यानी कि उनका मार्जिन ही इतना कम है कि एक तो वो जो शेयर कर रही होंगी प्रॉफिट वो भी, और दूसरा फिर जो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही होगी, यानी कि उसके अंदर पैसे तो नहीं ऐड हो रहे, जब प्रॉफिट मार्जिन ही कम है तो उसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ रही, तो वो ओवरऑल उसकी प्राइस भी इतनी आराम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ऊपर जा रही होगी। तो इसमें फिर आपको स्पेशली सेक्टर्स देखने पड़ेंगे, जैसे दोबारा से फर्टिलाइज़र सेक्टर की तरफ वापस आता हूँ मैं, तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25-30% है। फिर बैंकिंग में ऊपर नीचे होते रहते हैं, जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल भी हमारे बैंक्स की करंट अकाउंट्स वगैरह की वजह से ना, और इस्लामिक बैंक्स का जो अपने पास रखते हैं शेयर आपके प्रॉफिट में से वो काफ़ी होता है, तो उसकी वजह से स्पेशली इस्लामिक बैंक्स का काफ़ी अच्छा होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। खैर, आपने जो ओनर के माइंडसेट में फिर ये भी है कि नॉर्मली एज अ इन्वेस्टर जब कोई कंपनी सेक्टर जो है वो जब प्राइस उसकी नीचे जा रही होती है तो आप थोड़ा शेयर्स अपने कुछ अर्से के लिए बेच भी देते हैं, लेकिन जब आप ये इसमें आएंगे ना तो फिर आपने यही सोचना है कि एक कंपनी का ओनर जो है वो ये तो नहीं करता कि अब शेयर की प्राइस नीचे जा रही है वक्ती तौर पे तो अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दे, क्योंकि अगर वो बेचेगा तो उसके बेचने की वजह से भी, यानी कि प्राइस तो इसी तरह नीचे जाती है ना कि थोड़ी सी पैनिक पैदा हो रही है, और उसमें फिर जितने ज़्यादा लोग बेचेंगे उससे कंपनी जो है वो और ज़्यादा अफेक्ट होगी और प्राइस नीचे जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपने इतना अर्सा से फ़ायदा उठाया और उसको इतना लंबा रखना भी है, तो फिर आप थोड़ा सा जब कंपनी पे थोड़ा सा हालात नीचे भी जाएं तो मेरे ख्याल है आप उसके शेयर्स रख लें, उसको बेचें ना, ताकि आप फर्दर पैनिक उसमें ना काज करें।
तो इसमें एफर्ट लेवल जो है शुरू में बहुत ज़्यादा है, यानी कि शुरू में आपने बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा आपको, और सही स्क्रूटनी करके बहुत अच्छी कंपनीज जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपने बस यही करना है कि हर मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर, 3 मंथ्स टू 3 मंथ्स बस उसके शेयर्स आपने परचेज करके रखते रहने। और मेरे ख्याल है बेचने का वो आपके नहीं होना चाहिए। और इसमें जो आपको फ़ायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ पे आउट से होगा। और आप मतलब इसको ना एक एज अ जनरेशनल वेल्थ बिल्डिंग टूल यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ भी है, जब आपके इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मसलन होगा और कंपनीज अपना पे बैक भी कर रही होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि आपका जो कास्ट है ना वो ज़ीरो हो जाएगी और फिर आपके ऊपर पैसे बन रहे होंगे, अगर इस ओनरशिप के माइंडसेट से जो आपने कंपनीज खरीदी होंगी। मसलन आप एंग्रो फर्टिलाइज़र वगैरह, एफएफसी या इस तरह के डीसीआर वगैरह या इस तरह के कुछ और शेयर्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ, मैं अब ये नहीं कह रहा कि इनको इस कैटेगरी में आप डालें या ये स्पेशली कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना ही मैं कोई क्वालिफाइड हूँ इस तरह इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने की किसी स्पेसिफिक शेयर का नाम लेके। लेकिन अगर आप इस तरह के शेयर्स जो कि मुसलसल देते हैं डिविडेंड और उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं और बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है, उसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी बहुत अच्छी है, तो उस तरह की कंपनीज फिर आहिस्ता आहिस्ता ना अपना मसलन डिविडेंड्स के थ्रू ही अपना 3 साल में 4 साल में जो आपने जितने के परचेज़ किए होते हैं वो डिविडेंड्स के थ्रू आपके वापस आ जाते हैं, फिर ऊपर उसकी प्रॉफिट ही आ रहा होता है। जो बेनिफिट्स हैं इसके ओनरशिप माइंडसेट रखने के और उससे जो आपने कुछ 1 2 3 4 कंपनीज रखी होंगी, उनमें सबसे पहला तो है वो फिर जनरेशनल वेल्थ बिल्डिंग। उसके बाद कांस्टेंट एक इनकम स्ट्रीम दे रहा होगा ये आपको, क्योंकि इसमें आपका जो उसको रिडीम करने का या उससे फ़ायदा उठाने का तरीका एक ही है कि आपने इससे जो पे आउट्स आ रहे हैं उसी से करना है, क्योंकि आपने बेचने का तो उसको प्लान ही नहीं है आपका। फिर इसके बाद वही बात है कि ये फुली पे ऑफ कर देंगे अपनी कास्ट को, तकरीबन अगले 3 साल में करें, 4 में, 5 में करें, तो साथ साथ आप परचेज़ भी कर रहे होंगे, फिर पे आउट्स को भी री इन्वेस्ट कर रहे होंगे। मेरे ख्याल है इतना एक्सप्लेन करना काफ़ी, तब आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, और वो इतने मतलब आपको बहुत ही डेडिकेटेड, आपके पास टाइम है, आप फाइनेंस के बंदे हैं, कैंडल्स वगैरह पे आपने काम किया हुआ है तो उस तरफ आप जा सकते हैं। फिर जो इन्वेस्टर है वो हर कोई कर सकता है, अच्छी कंपनीज पे रिसर्च करे, साथ साथ ही आप वीडियोस देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से और भी हैं लोग जो वीडियोस बना रहे हैं इसी के बारे में, बुक्स पढ़ें, और वो करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता जाने की EPS क्या होती है, P रेशोज़ क्या होती हैं, डेब्ट रेशोज़ कौन सी होती हैं, पे आउट रेशोज़ क्या होती हैं, और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, बीटा क्या होता है, बुक वैल्यू किसको कहते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है, और आहिस्ता आहिस्ता अपना वो बढ़ाते जाएं, तो आप इन्वेस्टर के माइंडसेट से काम कर सकते हैं। और फिर उसी तरह इस तरह के शेयर्स जो कि आपको कांस्टेंट इनकम देते हैं उसको आप फिर एज अ मतलब अपना बिजनेस ट्रीट कर सकते हैं, और उसमें फिर वो जनरेशनल वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं। उसमें भी शायद चाहे आप 30-40 साल बाद जाके बेच दें उसको, तो वो अलग बात है, लेकिन आपने माइंडसेट यही रखना है कि आपने उसको कभी बेचना ही नहीं है। तो जो भी फ़ायदा होगा उस कंपनी से वो रनिंग इनकम के थ्रू होगा। तो जब आप माइंडसेट ये रखेंगे तो आप ज़ाहिर है वही वाले स्टॉक्स परचेज़ करेंगे जो कि आपको साथ साथ बहुत ज़्यादा डिविडेंड या पे आउट्स दे रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो हिट थम्स अप। इस चैनल पे मैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपने अगर उनसे मुस्तफ़ीद होना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।